अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से अमेरिका में किए गए इस ऐलान के बाद कि जनाब मैं नवंबर में जा रहा हूं और एक्सटेंशन बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक सिटिंग जनरल का नाम लेकर तनकीद के अमल का आगाज़ हो गया है। और वो जनरल इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब। और इस अमल के आगाज़ की बुनियादी वजह यही समझ में आती है कि जनाब मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो जनूबी पंजाब को निशाना बनाया जाता है, और उसके जवाब में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसने रद्द-ए-अमल के तौर पर उस शख्सियत का नाम लेना शुरू किया है जो वो समझते हैं कि उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और उसके नतीजे में ये जो टग ऑफ वार है ये अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इसके नतीजे में यकीनी तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। अगर इनसाइट देखने वालों को मेरा वो वीलॉग याद हो जिसके अंदर मैंने आपको इस बारे में आगाह किया था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत जल्द एक जनरल को तनकीद का निशाना बनाने जा रही है, तो वो वीलॉग अब मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हो रहा है, क्योंकि इस अमल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून एक जनरल को वो जो है इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ से बाहर करना चाहती है, और दूसरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी एक लेफ्टिनेंट जनरल को इस दौड़ से बाहर करना चाहती है। और वो इसीलिए ये जो इन दोनों असहाब को मुतनाज़ा बनाने के अमल का आगाज़ हो चुका है। अब इस अमल के अंदर कौन कौन शामिल है और इसकी वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर मुस्लिम लीग नून एक साहब को निशाना बना रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास भी कुछ वजूहात हैं दूसरी शख्सियत को निशाना बनाने पर। तो इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी की बायस होगी, क्योंकि कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी जिसके अंदर यह कहा गया था कि जनाब साढ़े सारे दे इस्तीफे मंजूर करो, क्योंकि ये पिक एंड चूज़ वाला मामला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इससे पहले कराची के एक MNA हैं शकूर शाद साहब, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिल गया था कि जनाब आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, आप जाएँ असम्बली में और जाकर अपना रोल प्ले करें। अगरचे उसके बाद वो अभी तक असम्बली में नहीं गए, लेकिन उनका इस्तीफ़ा जो है उसके ऊपर भी स्टे हो गया था, और इलेक्शन कमीशन के उनका जो सीट खाली करार देकर वहाँ पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया गया था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। अब आज की सिचुएशन ये है कि वो बाकी जो अरकान असम्बली रह गए थे उन्होंने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, और उनका ये कहना है कि जनाब हमने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, हमें तो ना बुलाया गया, ना हमने इस्तीफ़ों की तस्दीक की, और ना ही ये जो इस्तीफ़े हैं इसके ऊपर हमारे किसी किस्म के दस्तखत हैं। और आपको पता है कि ये जो 10 अरकान असम्बली जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे उनमें से कौन कौन शामिल है। मिसाल देता हूँ आपको कि उसके अंदर 2 ऐसे MNAs शामिल हैं जो इमरान खान साहब के लेफ़्ट और राइट पे बैठते हैं। एक हैं उसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा जो साबिक दौर के अंदर वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ रह चुकी हैं, और दूसरे हैं अली मोहम्मद खान साहब, जिन्होंने, आपको याद है कि इमरान खान साहब ने जब बाइकआउट कर दिया था, जब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हो रही थी, अली मोहम्मद खान साहब वो वाहिद शख्सियत थे जिसने ये सारे प्रोसेस को विटनेस भी किया था, वहाँ पर बैठे भी थे, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी धड़ल्ले वाली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीच भी की थी। और उसके बाद फिर जब ये इस्तीफ़ों वाले मामले का आगाज़ हुआ था तो चुन के उन 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया था जिनका विनिंग मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम था, और फिर इन लोगों को डी नोटिफाई कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर की तरफ से फैसले के बाद। अब इस सारी सूरत हाल में 2 चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। एक ये कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन तेज़ी से तब्दील हो रही है, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों में वापसी के ऑप्शन को किसी भी सूरत पर जो है उसको एक्सक्लूड नहीं कर रही, और वो ये समझती है कि किसी न किसी मौके पर आखिरकार हमें असम्बलियों में जाना पड़ेगा, और हम अगर असम्बलियों में जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास जो हमारी जो स्ट्रेंथ है ओरिजिनली वो मौजूद रहनी चाहिए 2018 के इंतखाबात के अंदर जो उनको सीट्स मिली थी। और इसीलिए ये तमाम के तमाम अरकान अब वापस जा रहे हैं, और वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि पाइन असी तो दस्तखत ही नहीं कीते, ये तो हमारा दस्तखत ही नहीं है, ये तो इस्तीफ़े हमारे हैं ही नहीं, हमने कब कहा कि हमने इस्तीफ़े दिए हैं, हमने कब कहा कि हमने असम्बलियों में नहीं जाना, हमने कब कहा कि हमारी सीटों पर इलेक्शन कराए जाए, हमें कब बुलाया स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने। लिहाजा एक नई गेम का आगाज़ होने जा रहा है, और ये गेम जुड़ी हुई है उसी सिचुएशन के साथ जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया, यानी नवंबर की अपॉइंटमेंट।
इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा भी आज सुबह लंदन के लिए परवाज़ कर गई हैं। वो निजी जो है एक तैयारा, निजी एयरलाइन कंपनी, उसके ऊपर उन्होंने जो है अपनी सीट बुक कराई और वो चली गई। रास्ता दोहा उन्होंने लंदन पहुंचने, और आज शाम जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक मरियम साहिबा का जहाज़ जो है वो लंदन में लैंड कर चुका होगा और वो अपने वालिद से मिल रही होंगी, खुश होंगी, और उसके बाद फिर यकीनी तौर पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो होंगी। अच्छा, मरियम साहिबा के लंदन जाने के हवाले से भी एक चीज़ सामने आ रही है कि मरियम साहिबा जो है वो 1 महीने तक लंदन में क़याम करेंगी, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो लाहौर में पंजाब के अंदर जो उनकी मरकज़ी लीडरशिप है वो ये बात कहती हुई पाई जा रही है कि मरियम साहिबा ने कल्याण वापस नहीं आना। मरियम साहिबा के साथ नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, और मरियम साहिबा की जो वापसी की टेंटेटिव डेट बताई जा रही है वो है 5 नवंबर, यानी 5 नवंबर। और उसके लिए ये बात भी बताई जा रही है कि लंदन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि जो अमेरिका में जो लोग गए हुए हैं वो वापसी पे उनका लंदन में कुछ टाइम के लिए स्टे है, ये बताया जा रहा है। और उस स्टे के दौरान कोई जो है वो बैक चैनल राब्ता हो सकता है, कोई बैक चैनल मुलाकात हो सकती है, कोई बामी दोस्तों के ज़रिए, बामी राब्ताकारों के ज़रिए जो पैगामात हैं उसका तबादला हो सकता है। वो गैंग ऑफ 3 इस मामले में खासी हद तक एक्टिव था, और ये बात भी अब बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि नवाज शरीफ साहब की अब वतन वापसी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और सब कुछ बेस कर रहा है इसी मुलाकात पे जो लंदन में होने जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर अब थरथली मचती हुई शुरू हो गई है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी, और जैसे जैसे अपॉइंटमेंट का वक्त करीब आएगा ये वाला इशू बहुत ही ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें आज सोशल मीडिया, तो वहाँ पर शेख रशीद अहमद साहब का एक ट्वीट बहुत ही ज़्यादा वायरल है, और शेख रशीद अहमद साहब ने अपने इस ट्वीट में उसी अमल का आगाज़ किया है जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, यानी एक जनरल का नाम लेकर कार्रवाई का आगाज़ करना। शेख रशीद अहमद साहब ने अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि मरियम ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को खबर बना दिया। अब कल की अगर आपने मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसके अंदर मुझे नहीं याद पड़ता कि मरियम साहिबा ने जनरल आसिम मुनीर साहब का किसी भी जगह पर कोई नाम लिया, या उन्होंने इस बात का इशारा किया कि मुस्लिम लीग नून जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का इरादा रखती है, या उसने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करने जा रही है। इस हवाले से किसी तरह की कोई गुफ्तगू कम अज़ कम मेरी याददाश्त में तो महफूज नहीं है, और ना ही ये किसी नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, और ना ही टीवी के ऊपर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलाई गई थी वहाँ पर भी ये जुमला सुनने में नहीं मिला। अब ये जानबूझकर ये नाम क्यों लिया जा रहा है, तो इसके पीछे वही एक अमल या अवामल कार फरमा है, वही फैक्टर्स मौजूद हैं जिसकी बेस के ऊपर एक शख्सियत को मुतनाज़ा बनाना है। और शेख रशीद अहमद साहब ने इस अमल का आगाज़ कर दिया कि मरियम ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को ख़बर बना दिया। अब इस बात के पीछे क्या वजूहात है, इस बात के कहने का मकसद ये है, शेख रशीद अहमद साहब ये बात का इशारा दे रहे हैं कि लंदन में मौजूद नवाज शरीफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं। और मरियम ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई इस बात का इशारा दिया है तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की इस ख्वाहिश को लोगों के सामने लाकर रख दिया है, और उन्होंने अपना जो फर्स्ट मूव है शतरंज की बिसात के ऊपर पहली चाल चल दी है, और ये बात का इशारा दे दिया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। अब जनरल आसिम मुनीर साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुमकिन तौर पर अगर वो बनते हैं तो वो जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, और उसकी भी वजूहात माजी के अंदर भी आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। मैं आपको आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए आपको वो वाक़या दोबारा भी सुना देता हूँ, क्योंकि ये वाक़या अब बहुत हद तक जो है वो सामने आ चुका है, और किसी भी तरफ से इस बात की तरदीद नहीं आई। इसका मतलब ये है कि इस वाक़े में कोई ना कोई सदाकत मौजूद है। आपको याद है कि जनरल आसिम मुनीर साहब कुछ अरसे तक DGISI के उहदे पर उन्होंने काम किया था, और उस वक़्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के DGISI बनने से पहले आसिम मुनीर साहब DGISI थे।
इसी दौरान वो वाला वाक़या पेश आया था हीरों के हार वाला, और जनरल आसिम मुनीर साहब से ये बात जो है वो मंसूब की जाती है कि वो इस हवाले से एक फ़ाइल लेकर गए थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास, और जाके उन्होंने बताया था कि जनाब एक सौदा हुआ है मलिक रियाज साहब बैरिया टाउन वालों के साथ, और उनके साथ कोई डील तय की गई है, और उस डील के एवज़ ये हीरों का जो हार है ये बतौर किकबैक आपकी अहलिया मोहतरमा को दिया गया है, और ये है वो फाइल जिस पर इमरान खान साहब ने खासा बुरा मनाया था, और उन्होंने कहा था कि आप मेरे घर में लड़ाई डलवाना चाहते हैं, मेरे घर को ख़राब करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को खुसूसी तौर पर कहकर आसिम मुनीर साहब का तबादला करवा दिया था बतौर DG-ISI, और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब बन गए थे DG-ISI। और ये वाक़े को लेकर इमरान खान साहब के दिल में अभी तक ये बात मौजूद है कि आसिम मुनीर साहब मुझे अच्छा नहीं समझते, और अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं तो मैं उनका टारगेट होऊंगा, क्योंकि वो ये जो सारी जो करप्शन है वो इसके ताने बाने जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक केस को एक्सपोज किया था। लिहाजा अगर वो बन जाएंगे तो मेरे लिए पावर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, इक़्तिदार में आने का रास्ता मेरे लिए हमवार नहीं रहेगा। लिहाजा उस अमल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। शेख रशीद अहमद साहब ने ये पहला पत्थर फेंक दिया है, और अब उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से कुर्बत रखने वाले जर्नलिस्टों के ट्वीट्स देखें तो वहाँ पर भी यही एक बात सामने आ रही है कि जनाब फैसला हो गया है, इमरान खान के बारे में सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नवाज शरीफ वापस आएंगे, मरीम चली जाएगी। वो पूरा एक जो सीक्वेंस है कड़ी से कड़ी अपनी तरफ से जोड़कर वो बयान कर रहे हैं, और आखिर में जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब ही हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी टारगेट किया हुआ है, और मरीम साहबा का हवाले से जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया था कि उन्होंने जनूबी पंजाब को निशाने पर रखा हुआ है, और वो जनूबी पंजाब के ऊपर मुसलसल हैमरिंग भी कर रही हैं, और इमरान खान साहब के जो पोलिटिकल एक्ट्स हैं उनको जाकर वो जनूबी पंजाब के साथ जोड़ रही हैं। यानी इस वक्त अगर हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिरारकी को देखें तो वहाँ पर दो जो कंटेंटर्स हैं उनके दरमियान उन दोनों को दो पॉलिटिकल जो है फ्रैक्शंस वो कुछ ज़्यादा उनकी पजीराई नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कौन हो सकता है नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? और जिस तरीके से जो बात की है शेख रशीद अहमद साहब ने, तो उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि जनाब ये चीज़ हमें कबूल नहीं होगी, बल्कि अपनी इसी ट्वीट के अंदर वो आगे चलकर लिखते हैं कि लंदन की मीटिंग पर जल्द कौम को बाखबर करूँगा, 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी, आले शरीफ की सियासत का फैसला चंद दिन में लंदन की मीटिंग में होने जा रहा है। यानी लंदन के अंदर ये इतला वो शेख रशीद साहब दे रहे हैं कि लंदन के अंदर एक मीटिंग होने जा रही है, और वही मीटिंग है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि मुमकिना तौर पर इस बात का इम्कान पाया जाता है कि वापसी के ऊपर एक स्टॉप ओवर होगा अमेरिका से वापसी पर, और फिर उसके बाद अगली कहानी का आगाज़ होगा। और अमेरिका के अंदर भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अमेरिकन वज़ीर दिफा जो है ऑस्टिन से मुलाकात हो गई, ऑस्टिन लाइट से, और वहाँ पर भी बहुत सारे अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया। कल वो मौजूद थे पाकिस्तान की एम्बेसी में, वहाँ पर उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, और उनका ये कहना है कि जनाब मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाऊँगा, ये उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कह दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने इस फैसले का भी ऐलान कर दिया कि फ़ौज ने खुद को सियासत से दूर रखने का रखा भी हुआ है, और सियासत से दूर रखने का फ़ैसला भी कर लिया है। यानी ये जो न्यूट्रल रहने वाला अमल है, और ये एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, और न्यूट्रलिटी अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी है। और इसके फैसले के अंदर अब उनका कहना है बाजवा साहब का कि किसी तरह का कोई वो जो है फ़ैसला नहीं किया जाएगा, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। और वो ये कहते हैं कि मैं अपने जो दूसरी मुद्दत है ओहदे की वो पूरी करके नवंबर के अंदर रिटायर हो जाऊंगा। अलबत्ता उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत उसकी हालत ख़राब है, मईशत को बहाल करना माशरे के तमाम तबकात की अव्वलीन तरजीह होनी
چاہیے۔ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتی، اور یہ جو ہے بات بھی ٹھیک ہے کہ معیشت کے بغیر یقینی طور پر کوئی اہداف حاصل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لائیڈ جیمز آسٹن سے، مشیر قومی سلامتی جیک جیرمیاہ سلیوان سے، ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی رتھ شرمن سے، یہ تمام جو ملاقاتیں ہیں یہ اپنے اندر بھی بہت زیادہ سگنیفیکنس رکھتی ہیں موجودہ حالات میں، اور خاص طور پر پاکستان کی اکانومی کی سچویشن میں، کیونکہ پاکستان نے باضابطہ طور پر امریکہ سے بھی مدد مانگی ہے کہ جناب جس طریقے سے یہ سیلابی سچویشن ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے اور معیشت پر جس حد تک کا کمپریشن آیا ہوا ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف سے آپ خود بھی یہ بات کریں کہ وہ ہمیں کچھ ریلیف دے، تاکہ جب تک ہمیں یہ معاشی پالیسیوں کے اندر ریلیف نہیں ملے گا اس وقت تک ہم اپنی اکانومی کو آگے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو تقریباً $30 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان اکیلا یہ $30 بلین کا جو نقصان ہے وہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سچویشن بالکل مختلف ہے، یہاں پر لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہمیں معیشت اور سیلاب زدگان دونوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے اپنے سیاسی اہداف یا سیاسی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اور پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی آمادہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ایک چیز کی اب مجھے خاصی حد تک کلیئرٹی بھی مل گئی ہے، اور اس کی انڈیکیشنز بھی اب بہت حد تک واضح ہوتے چلی جا رہی ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، یہ بات طے ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی رستہ کشی ہے یہ آنے والے چند دنوں کے اندر ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ والی ایک سوچ اب پروان چڑھ رہی ہے کہ جناب اس معاملے کو زیادہ آگے نہ لے کے جائیں، اور اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن کر لیا ہے نومبر اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو اس کو اناؤنس کریں، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، تاکہ یہ جو ساری زبانیں ہیں یہ بند ہو جائیں۔ ورنہ شیخ رشید احمد صاحب نے جس طرح پہلا پتھر پھینکا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو حوصلہ ملے گا، اور وہ بھی اسی طریقے سے سامنے آ کر باتیں کرنا شروع کریں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں صورتحال گمبھیر ہو جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی اس اسکول آف تھاٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے کی اناؤنسمنٹ کریں تاکہ یہ ابہام دور ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی گیم بن رہی ہے اس گیم کے اندر شہباز شریف صاحب اس ساری صورتحال کو تھوڑا سا اور لنگر آن کریں گے، یا جلد از جلد اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے، کیونکہ اب یہ فیصلے کا وقت آنے والا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ابہام کریٹ ہونے کی بجائے کلیئرٹی کے ساتھ ایک فیصلہ کر بھی لیا جائے، کیونکہ اب چیف صاحب کی طرف سے بھی بات آ گئی ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، وہ ریٹائر ہوں گے اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے پر۔ لہٰذا اب تو اس امر میں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ جناب اس پروسیس کا آغاز کیا جائے اور نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان کر کے یہ جو ایک ابہامی سچویشن ہے اس سے باہر نکلا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔